Can I start the recording? Yes, ma'am. Good evening, everyone. Before we're going to start today's session, I just need to understand, am I audible to everyone? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay, thank you. Yes, ma'am. And the screen is visible to everyone, right? One more yes. Thumbs up दे दीजिए चैट में. सबको? Okay, fine. Joining. So we are going to wait for 1 or 2 minutes more. Okay, so we are approximately 40, good to go. तो आप सभी को एक बार rules for this webinar डेफिनेटली आप लोग देख रहे हैं स्क्रीन है. मैम आप इसमें इंट्रो कुछ देना चाहेंगे बच्चों को और वी शुड स्टार्ट डायरेक्टली. Ma'am, let's start. I think we're already 10 minutes late. ओके फाइन फाइन. तो पहले तो मैं अपना इंट्रोडक्शन दे देती हूँ. एज यू ऑल एवरीवन नो कि तान्या मैम आपकी 9th क्लास की काउंसलर हैं. आपके पास मैसेज सर्कुलेट किया गया था अबाउट टुडेज वेबिनार. आज की वेबिनार का हमने जो प्रॉपर थीम रखा है वो है पर्सनालिटी. किस तरह से आपकी करियर चॉइसेस के अंदर पर्सनालिटी आपके लिए बहुत ज्यादा एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है. दैट इज द होल आइडिया ऑफ टुडेज सेशन. हम आप तक जो पहुंचाना चाहते हैं, बिकॉज अल्टीमेटली कभी कभी क्या होता है कि हमारे सामने बहुत सारी चीजें होती हैं. करियर कैसे चूज किया जाए, एजुकेशनल क्या एस्पेक्ट होना चाहिए, हमारा इंटरेस्ट किस में है, हमारी हॉबीज क्या है. ऑल दिस क्वेश्चंस आर रियली वेरी रेलिवेंट. बट अलोंग विद दैट हमें ये भी नहीं भूलना चाहिए कि हम कहीं भी जाएंगे, वट वी आर कैरिंग विद अस जो एक्सटर्नल है, उसके साथ साथ हम अपनी इंटरनल वैल्यूज को, पर्सनालिटी को कैरी करते हैं. राइट. सो आज का जो सेशन है, जैसे मैंने पहले भी बताया, आपकी जो क्वेरीज होंगी वो हम एंड में लेंगे. एंड अगर किसी को कुछ पूछना है तो यू कैन रेज योर हैंड. साइलेंट रहेंगे, बीच में किसी को डिस्टर्ब नहीं करेंगे. बिकॉज अल्टीमेटली हमें समझने की जरूरत है कि ये जो सेशंस ऑर्गेनाइज किए जा रहे हैं, ये सेशंस रखने के पीछे रीजन क्या है. द रीजन इज टू प्रोवाइड यू अ प्रॉपर गाइडेंस कि कैसे हम अपने राइट करियर पाथवे को, अपने राइट एग्जीक्यूशन प्लान को चूज कर सकते हैं. ऑन डिफरेंट टाइम पीरियड्स आपके साथ यहाँ पे हम अलग अलग वर्कशॉप्स लेते हैं. आपको आइडिया होगा, आज से कुछ टाइम पहले भी आपके साथ कुछ वर्कशॉप संध्या मैम ने भी ली थी, जहाँ आपको स्वॉट एनालिसिस के बारे में भी बताया गया था कि अपनी स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस के ऊपर. तो आई वुड से वीकनेसेस तो नहीं, वर्क ऑन एरियाज हमारे बहुत सारे रहते हैं, उस पर हम काम करते हैं. सो आज का हम सेशन स्टार्ट करते हैं बच्चे. अगर हम अपने आप को देखते हैं, एक होता है हमारा आउटसाइड, एक होता है हमारा इनसाइड. एक फिजिकल अपीयरेंस होती है और एक हमारी होती है इंटरनल वैल्यूज कोर सिस्टम, जिसको हम साथ में कैरी करके चलते हैं. सो हमारा जो मेन ऑब्जेक्टिव है, ये किस तरह से इन्फ्लुएंस करता है वाइल चूजिंग अ करियर, उसके बारे में हम बात कर रहे हैं. राइट. जस्ट ओके. सो हमारा आउटसाइड अपीयरेंस कैसा
जैसे फिजिकल अपीयरेंस की बात करें, हमारे बाल कैसे हैं, हमारा आंखें कैसी हैं, आर वी हैविंग कैरिंग हाइजीन के साथ हम रहते हैं कि नहीं रहते हैं, हमारी हाइट कैसी है, ये सब चीजें बहुत एक्सटर्नल है। बट जब हम किसी से बात करते हैं तो हमारे थॉट्स, हमारी वैल्यूज, हमारे वर्ड्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रखते हैं। तो उन चीजों को हम अगर साथ में कैरी करें तो अल्टीमेटली सोचने की जरूरत है हमें कि हम किसी को कैसे अपने आप को प्रेजेंट कर रहे हैं। कोई हमें देखेगा तो हमें कैसे किस पर्सपेक्टिव से देखेगा। एक तरीका जैसे मैंने बताया एक्सटर्नल अपीयरेंस, और एक हुआ हमारा इंटरनल अपीयरेंस या हमारे जो थॉट्स एंड प्रोसेसेस हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं इंटरनल, वो पर्सनालिटी ट्रेट्स जो हमारे स्वभाव को दर्शाते हैं। हम कैसा बोलते हैं, हम कैसा सोचते हैं, हम कैसी बातचीत करते हैं, हमारा पर्सपेक्टिव क्या है लोगों को देखने का, हम गुस्से में तो नहीं रहते हैं, हम शांत रहते हैं। ये छोटी छोटी सी एडजेक्टिव्स हैं जो हम बचपन से सुनते आ रहे हैं। अब ये एडजेक्टिव हमारे लिए हमारे इस पर्सनालिटी को किस तरह से एनहांस करते हैं, इस बारे में आज हम बात करेंगे। सो आप में से बिफोर वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद दिस, हम में से ऐसे कौन कौन से बच्चे हैं जिनके पास इस समय नोटबुक या फिर पेन हाथ में है? प्लीज रेज योर हैंड इफ यू आर कैरिंग नोटबुक और अ पेन। ओके, वेरी नाइस। लगभग सभी के पास होगा, अभी तो सब बच्चे घर पे ही हैं। सो कैन वी राइट एनी 5 पर्सनालिटी ट्रेट्स जो मेरे अंदर है, लाइक आपको लगता है कि मैं इस तरह की पर्सनालिटी कैरी करता हूं या करती हूँ? मैं आपके सामने कुछ पिक्चर्स दिखाती हूँ, मे बी यू कैन रिलेट टू इट। You are rude to someone, you are nice to someone, you seems to be very nervous। आप एग्जाम के पहले बहुत नर्वस हो जाते हैं, एंशियस हो जाते हैं, या इम्पेशेंट हो जाते हैं, सेंसिटिव हो जाते हैं, और या फिर आप बहुत ज्यादा चेयरफुल हो जाते हैं, ऑप्टिमिस्टिक हो जाते हैं। कुछ कुछ इसमें से इमेजिन करो कि मेरे अंदर क्या क्या चीजें हैं जो है, वो आपने 5 चीजें अपनी ऑन पेपर अभी लिखनी है। प्लीज राइट डाउन। ओके, किस किसने लिख लिया? अच्छा, अभी हम आपका नोटबुक तो नहीं देख सकते। यू कैन राइट इन द चैट ऑप्शन कि आपको लगता है कि आई डू कैरी दीज काइंड ऑफ पर्सनालिटी ट्रेट्स, मेरे अंदर ये सब है। एनीवन? अंजलि, आदर्श, आकाश, सारिका, मुस्कान, गौरव, आपके सब आसपास सबके पास नोटबुक थी? क्या क्या लिखा अपने बारे में? प्लीज टेल मी। कोई भी एक पर्सनालिटी ट्रेट जो आपको लगता है मेरे अंदर है। इमोशनल, प्राउड, काम, नाइस, वेरी गुड। कुमकुम, एनीवन एल्स? प्राउड, ओके। आदर्श? Very nice, Mohit. You are very intelligent. Cheerful. That's really cool. गौरव ने लिखा है कि मैं नर्वस हो जाता हूँ। It's really, really very good to accept these kind of, personality traits. क्योंकि अगर हमें लगता है कि हमें किसी होता है उस चीज को एक्सेप्ट करना, and if you're accepting that thing, so definitely you have the capacity to change or overcome from that trait. Kashish is very passionate. ऋषभ को हमें समझ नहीं आया। ओके फाइन। आकाश इज एंक्शियस, नर्वस एंड इमोशनल। एनर्जेटिक कशिश, वेरी नाइस। तो आप रिलेट कर पा रहे हैं जो मैं आपको बता रही हूँ कि कैसे अपनी पर्सनालिटी ट्रेट्स को देखा जाता है, राइट? तो ये देख के समझ आ रहा है कि आप लोगों को समझ आ गया। ओके, सो अब ये देखने की जरूरत है कि पर्सनालिटी ट्रेट्स हमारे करियर पे कैसे इफेक्ट डालते हैं, राइट?
तो अभी जो नेक्स्ट स्लाइड मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, हाउ पर्सनैलिटी ट्रेट्स इम्पैक्ट अवर करियर चॉइसेस। अब आप कहेंगे 9th क्लास में मैम हमें क्यों बताया जा रहा है कि हम अपने पर्सनैलिटी ट्रेट्स और करियर के बारे में, बिकॉज इट्स टू अर्ली टू टॉक अबाउट दीज टॉपिक्स। लेकिन सोचने की जरूरत है बेटा कि आज ही का वो टाइम है, अगर हमारे पर्सनैलिटी ट्रेट्स में कुछ प्लस और माइनस है तो उसको ओवरकम करने का। with practice, with healing, with counseling, we can overcome those areas. अगर आप कहते हैं कि मैं नर्वस हूँ और आप ये इसको लाइफ लॉन्ग कैरी करते हैं, या एंक्शियस हूँ और लाइफ लॉन्ग कैरी करते हैं, अगले 2 से 3 साल में जब आप बोर्ड एग्जाम्स के अंदर होंगे, पीयर प्रेशर होगा, फैमिली प्रेशर होगा, सोशल प्रेशर होगा, आपको सब्जेक्ट्स चूज करने होंगे, तो क्या हम अगर मान लीजिए बहुत इमोशनल है, so are we going to take the decisions on the basis of what our emotions are saying, या फिर हमें अपने सब्जेक्ट सिलेक्शन के लिए बहुत ज्यादा स्पेसिफिक होना चाहिए और बहुत ऐसे डिसीजन लेने चाहिए जिसके प्रोज एंड कॉन्स हम पहले से सोच के चलें। क्या हम अपने डिसीजंस को थरली चेक कर रहे हैं विद माइंडफुलनेस? अगर हम इमोशनल होकर चूज करते हैं, इट कैन अफेक्ट the wrong choices. It can provoke us to have wrong choices in our career. That's why we are here with you to let you know how personality traits impact career choices. अभी सबको समझ आ रहा है कि हम क्या करने वाले हैं? You can raise your hand. I want everyone to be, get involved into this. Very nice, very nice. Okay, Rishabh. Thank you. ओके, सो अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर। तो जिसको भी ये चीज समझ आ रही है, शायद आप में से कुछ लोगों ने ये चीज पहले भी देखी होगी एक वर्कशॉप में, कि हमारे करियर गाइडेंस के टाइम पे पर्सनालिटी ट्रेट्स के बारे में जब हमें बताया जा रहा है, इसके पीछे मेन ऑब्जेक्टिव क्या है। हमने देखा है कि बहुत सारे बच्चे ना बेटा करियर के अंदर चॉइसेस कर लेते हैं, करने के बाद वो विड्रॉ कर लेते हैं। दैट इज रियली वेरी सैड। रीजन बीइंग कि आप देखिए कि हम बहुत ही स्पेसिफिक नंबर की अगर हम बात करें तो 1 आउट ऑफ 50,000 को करियर गाइडेंस रिसीव होती है, और उसमें से भी आप देखें कि अगर कोई एमबीबीएस जैसा नीट का एग्जाम देके पहुंच गया है एमबीबीएस करने के लिए, जेई का एग्जाम देने के बाद वो बीटेक करने के लिए पहुंच गया है, तो भी उसके बावजूद उनके माइंड में ये थॉट प्रोसेस है कि हम इसमें से ड्रॉप कर जाएं, और बहुत सारे बच्चे ड्रॉप कर भी लेते हैं सेकंड ईयर, थर्ड ईयर। somehow they can relate to this idea कि यहाँ जो काम करवाया जा रहा है, I can't relate myself with this curriculum, मेरे इंटरेस्ट का नहीं है, मेरी पर्सनालिटी ट्रेट से मैच नहीं करता है। फॉर इंस्टेंस डॉक्टर, अगर हम एक एमबीबीएस डॉक्टर की बात करें, वो बनना चाहते हैं, बट दैट पर्सन इज वेरी एंक्शियस और बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाते हैं, तो जब उनके पास पेशेंट आएगा, मे बी दैट पर्सन इज नॉट गोइंग टू जस्टिफाई दैट रोल। उनको कहीं ना कहीं बहुत इमोशनल होके वो डिसीजन ले रहे हैं, या फिर हो सकता है वो रॉन्ग डिसीजन ले लें। अ पेशेंट विद हैविंग ब्लीडिंग, स्टिचेस, उसको उस तरह की प्रॉब्लम है, तो क्या एक डॉक्टर जो बहुत इमोशनल है या फिर उसको नर्वसनेस रहता है, क्या उसके लिए राइट करियर है वो? आई डोंट थिंक सो। सिमिलरली अगर कोई अगर हम आईआईटी स्टूडेंट्स की बात करते हैं, बीटेक करना चाहते हैं, बट अल्टीमेटली उनको ऐसा लगता है कि फॉर इंस्टेंस किसी ने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग या कोडिंग के अंदर एडमिशन ले लिया, और नाउ दैट पर्सन इज रियलाइजिंग कि आई कांट सिट फॉर 4 और 5 आवर्स, मैं बैठ ही नहीं सकता हूँ। जबकि एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर को या एक कोडिंग करने वाले व्यक्ति को बहुत घंटे तक बैठना पड़ता है लगातार कंप्यूटर के आगे। तो क्या हम वो जस्टिफाई कर पा रहे हैं उस रोल को या नहीं कर पा रहे हैं? क्या वो मेरी पर्सनालिटी ट्रेट्स, इफ आई एम अ हाइपर एक्टिव पर्सन, तो क्या मेरे लिए वो 8 घंटे की ड्यूटी लगातार वहां पे बैठ के करना पॉसिबल है? आई डोंट थिंक। तो जब वो बच्चा उस कोर्स के लिए चला जाता है, मे बी यू हैव दैट एप्टीट्यूड। देखिए देयर इज अ डिफरेंस। बहुत सारे बच्चों ने लिखा कि मैं इंटेलिजेंट हूँ। इंटेलिजेंट आपके एप्टीट्यूड को माप सकता है, लेकिन आपके पर्सनालिटी और इंटरेस्ट को नहीं माप सकता। मे बी आपको मैथ्स करने का एक कंफर्ट जोन है, आप में एप्टीट्यूड है, न्यूमेरिकल स्किल्स अच्छे हैं आपके, और आपने उस स्किल्स के बेस पे आईआईटी का जेईई का एग्जाम आपने क्लिक कर लिया, बट व्हाट आफ्टर गेटिंग द एडमिशन?
उस कोर्स करिकुलम के साथ क्या हम जस्टिफाई कर पा रहे हैं या नहीं, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। तभी ये देखा गया है कि जब एक प्रोफेशनल की बात की जाती है, लिंक्डइन जैसा एक प्लेटफॉर्म ये बताता है कि हर 3 में से 1 व्यक्ति ऐसा होता है जो करियर स्लीप वॉकर होता है। करियर स्लीप वॉकर मतलब जो सिर्फ उस करियर में चल रहा है, ग्रो नहीं कर रहा है। दैट पर्सन इज नॉट कॉन्शियस इनफ, वो उसको जी नहीं रहा है, वो सिर्फ उसमें सर्वाइव कर रहा है। और हम लोग इतनी करियर गाइडेंस के बाद और इतने करियर अपॉर्चुनिटीज मिलने के बाद, इतनी ज्यादा काउंसलिंग मिलने के बाद, क्या हमें एक स्लीप वॉकर बनना है या हमें एक ऐसा चेंज मेकर बनना है जो उस करियर में जाए, नॉट ओनली सर्वाइव करे बल्कि ग्रो भी करे, राइट? तो हम में से कौन कौन चाहता है कि हम इतना एफर्ट जो डाल रहे हैं अपने इस करियर के अंदर, अपनी एजुकेशन के अंदर, किसी एक करियर में अगर हम जाएं तो वहां हम ग्रो करें या हम सर्वाइव करें? प्लीज राइट इन द चैट बॉक्स, आप क्या करना चाहते हैं? यू वांट टू सर्वाइव और यू वांट टू ग्रो? जल्दी जल्दी लिखेंगे। वेरी नाइस, वेरी नाइस, बहुत अच्छे सोनू, करण, वेरी नाइस। आई जस्ट लव्ड इट, आई जस्ट लव्ड इट। आप सभी मेरे साथ हैं, यहाँ पे बने हुए हैं। आई वांट टू ग्रो, एवरीवन वांट्स टू ग्रो बच्चे, एवरीवन वांट्स टू ग्रो। लेकिन क्या हर कोई ग्रो कर पाता है अपने करियर में? नहीं। क्या रीजन है? शायद मैं उस तरह का पर्सनालिटी नहीं कैरी कर रहा हूँ जो उस करियर के लिए रिक्वायर्ड है। दैट्स व्हाई आई एम इनटू अ रॉन्ग करियर, तभी शायद मैं उसमें ग्रो नहीं कर रहा। सो अगर मेरा एप्टीट्यूड और मेरी पर्सनालिटी दोनों मैच कर जाएं, डेफिनेटली आई कैन टच द स्काई। सो आगे चलते हैं। सो 7 फैक्टर्स व्हाइल चूजिंग अ करियर, राइट? जो जो इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहता है या इसको कोई लिखना चाहता है, प्लीज आप इसको लिख लीजिए। ओके, सो 7 फैक्टर्स कौन कौन से होते हैं? देखिए, एक तो अभी हम बात कर ही रहे हैं हमारी पर्सनालिटी के बारे में। बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, अकेला एक पर्सनालिटी ही फैक्टर नहीं होता, ना ही आपका एप्टीट्यूड ही अकेला फैक्टर होता है। किसी भी करियर में ग्रो करने के लिए कुछ इनहेरेंट स्किल्स हमारे होते हैं, कुछ स्किल्स को हम एक्वायर करते हैं। अब जैसे फ्लाइंग एक स्किल है, राइट? या फिर रनिंग एक स्किल है। तो हम जब पैदा होते हैं तो हम रनिंग नहीं करते, हम चलना सीखते हैं, राइट? तो वो हमारा इनहेरेंट स्किल है। फिर हम विद प्रैक्टिस धीरे 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 उसको रनिंग तक लेकर आते हैं। और बहुत सारे बच्चे जब उसके अंदर बहुत ज्यादा प्रैक्टिस डालते हैं तो रनिंग स्किल्स उनके बहुत अच्छे हो जाते हैं। सिमिलरली हो सकता है कि यू कैन टॉक वेरी वेल लेकिन यू कांट कम्युनिकेट वेरी वेल, तो हम उस स्किल को कहीं ना कहीं से एक्वायर कर सकते हैं और अपने लैंग्वेजेस के ऊपर अच्छा होल्ड पा सकते हैं, वोकैबुलरी पे होल्ड पा सकते हैं, एंड उसके साथ हम कम्युनिकेशन स्किल्स को एनहांस कर सकते हैं। वो होता है हमारा स्किल सेक्शन। एक होता है हमारा एप्टीट्यूड, जो हमारी एक विषय को समझने की कितनी हमारी कैपेसिटी टू अंडरस्टैंड दैट सब्जेक्ट हम बोल सकते हैं। न्यूमेरिकल स्किल्स, किसी किसी को मैथ्स के साथ बहुत एक्साइटमेंट होता है, किसी किसी को मैथ्स के साथ बहुत ज्यादा डलनेस सा फील होता है और उसको लगता है कि नहीं, इट्स नॉट माय कप ऑफ टी। रीजन बीइंग कि हो सकता है नंबर्स के साथ यू डोंट हैव दैट कंफर्ट, राइट? तो मेरा एप्टीट्यूड किस लेवल पे है या किस सब्जेक्ट के साथ ज्यादा कंफर्ट जोन में है, ये हमें समझने की जरूरत होती है। नेक्स्ट इज द इंटरेस्ट सेक्शन। इंटरेस्ट क्या हुआ? फॉर इंस्टेंस मुझे फिजिकल टास्क करना पसंद है, या फिर मुझे सिटिंग जॉब पसंद है, मुझे लोगों की हेल्प करना पसंद है, या मैं बहुत ज्यादा इन्वेस्टिगेटिव स्किल्स रखता हूँ, मैं किसी चीज को गहराई तक समझना चाहती हूँ, आई एम एन आर्टिस्टिक पर्सन। ये हमारे इंटरेस्ट होते हैं, राइट? फिर होता है हमारा वैल्यूज एंड मोटिवेशंस। अब वैल्यूज एंड मोटिवेशंस की अगर हम बात करते हैं तो कोई इंसान होता है कि मुझे किसी के साथ झूठ नहीं बोलना है, मुझे मैनिपुलेट नहीं करना है किसी चीज को, उसके लिए कौन सा इंडस्ट्री बेस्ट है? और किसी को लगता है यस, आई कैन आई कैन कनेक्ट विद द पीपल, मेरे को कोई भी अगर उनके साथ कोऑर्डिनेशन करना है, उनके साथ कोई प्रोमिसेस करने हैं, आई कैन डू दैट। मैं उनको आपके मोटिवेशंस क्या है पीछे, आप काम क्या करना चाहते हो? किसी का मोटिवेशन पेट्रियोटिक होता है तो मुझे डिफेंस में जाना है, किसी का मोटिवेशन होता है कि मुझे फाइनेंशियली स्टेबल होना है, तो वो उस सेंस के अंदर काम करते हैं। सो योर मोटिवेटर्स कैन बी वेरी डिफरेंट।
किसी का मोटिवेशन है कि मुझे पेरेंट्स को लाइफ लॉन्ग सपोर्ट करना है, फैमिली को सपोर्ट करना है। किसी का मोटिवेशन है कि मुझे इंडिविजुअल कैपेसिटी में ग्रो करना है। सो अकॉर्डिंग टू योर मोटिवेशंस आप अपने करियर की चॉइसेस लेते हैं, राइट? जिसका सेल्फ मोटिवेशन है कि आई वांट टू बी इनटू द पार्ट ऑफ दिस जर्नी, जो एक कंट्री के अंदर एक ग्रोथ का रीजन बने, तो वो लोग फाइनेंस में भी जाते हैं, पॉलिटिक्स में भी जाते हैं। कोई चाहता है कि मैं पॉलिटिक्स के अंदर जाके उसको क्लीन करूं। सो इट्स ऑल अबाउट द डिफरेंट काइंड ऑफ मोटिवेशंस वी आर कैरिंग विद अस, और उसके बेसिस पे भी हमारा डिसीजन होता है। अभी राइट नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट पर्सनालिटी। मैं किस तरह की ट्रेट्स को कैरी करता हूँ, वो हम अभी और डिटेल में बात करेंगे। नेक्स्ट वन इज योर कॉन्टेक्ट्स एंड योर नेटवर्क। अभी में भी 9th क्लास आपको लगेगा मैम नेटवर्क एंड कॉन्टेक्ट्स के बारे में अभी हमें जान के क्या करना है, बट अभी आपके लिए बहुत जरूरी है। द स्टूडेंट्स हु आर ऑप्टिंग सब्जेक्ट्स चॉइसेस, अभी 10th के अंदर जो बच्चे हैं, आपके सीनियर्स हो सकते हैं, ब्रदर सिस्टर हो सकते हैं, आप उनसे जानने की कोशिश करें ऑन विच बेसिस दे आर चूजिंग द सब्जेक्ट्स। ऑब्जर्व करिए, दीज पीपल कैन हेल्प यू आउट। 11th 12th में जो बच्चे हैं, देखो मिस्टेक से बड़ा ना लाइफ में लेसन कोई नहीं सिखा सकता। तो अगर समवन इज फेसिंग सम इश्यूज कि उसने 11th एंड 12th में गलत करियर सब्जेक्ट चॉइसेस लिए हैं, दैट पर्सन कैन हेल्प यू। वो आपको बता सकता है कि ये गलत चॉइसेस लेने की वजह से मेरे को क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही हैं। दैट नेटवर्क, दैट कॉन्टेक्ट कैन हेल्प यू आउट, ताकि आप उस प्रॉब्लम में ना जाए। ऐसा नहीं होता है कि नेटवर्क एंड कॉन्टेक्ट हर लेवल पे रिक्वायर्ड होते हैं और हमें ये देखने की जरूरत है मैं उसको किस तरह से यूटिलाइज कर सकता हूँ। आप देखते हैं कि एक एक छोटे से एग्जांपल लेते हैं। हमारी बुक्स होती हैं, और कभी कभी क्या होता है कि हमारे कजन्स होते हैं फैमिली के अंदर, या स्कूल के अंदर हमारे जूनियर्स होते हैं। हमारी बुक्स अभी हमारे यूज में नहीं आ रही है, so we used to give those books to our juniors। हम अपने छोटे भाई बहनों को दे देते हैं, फ्रेंड्स को दे देते हैं, फ्रेंड्स के ब्रदर सिस्टर को दे देते हैं, स्कूल में डोनेट कर देते हैं। तो वो जो नेटवर्क होता है, देखो कहाँ से स्टार्ट होता है, वो हम नर्सरी केजी फर्स्ट ऑनवर्ड से कैरी कर रहे हैं। उस नेटवर्क से किसी की फैमिली को हेल्प हो जाती है, तो उसी तरह से किसी के नेटवर्क से, किसी के एडवाइस से भी तो हमें हेल्प हो सकती है। देन व्हाई डोंट वी यूज दोज नेटवर्क्स एंड कॉन्टेक्ट्स। जब हम बड़े हो जाएंगे, वाइल चूजिंग अ कॉलेज और वो सब चीजों के लिए हमें उसकी रिक्वायरमेंट होगी, अभी हम चूज कर सकते हैं, हेल्प ले सकते हैं। 9th क्लास यश, बेटे आपका नाम आ रहा है, अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो इट विल बी वेरी नाइस। ठीक है यश? गुड। सो लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज द लोकेशन। अब लोकेशन कैसे मैटर करता है, देखिए अब मैं कहाँ रहता हूँ या कहाँ रहती हूँ, ये भी मेरे करियर की चॉइसेस के लिए बहुत मैटर करता है। जैसे मैंने बताया, किसी का मोटिवेटर है कि मुझे अपने पेरेंट्स के साथ ही लाइफ स्पेंड करनी है, आई डोंट वांट टू मूव ऑन, यू नो। तो ऐसे में वो क्या करेंगे, वो अपनी फैमिली के साथ रहना पसंद करेंगे। अब वो अगर वहीं रहेंगे तो वो लोकेशन, वो सर्कमस्टांसेस उनको कैसे हेल्प आउट कर सकते हैं। पॉइंट ये है कि अगर मैं रहता हूँ राजस्थान में तो मुझे अपने करियर चॉइसेस उसके अकॉर्डिंग लेने होंगे। अगर मैं कश्मीर में रहता हूँ तो मुझे उसके अकॉर्डिंग लेने होंगे। तो करियर चॉइसेस का लोकेशन के ऊपर, अब मैं वहां पे निटवेयर जम्मू कश्मीर में तो बेच सकता हूँ, लेकिन क्या मैं निटवेयर राजस्थान में बेचूंगा? क्या मैं निटवेयर को गुजरात में या बॉम्बे में भी बेचूंगा? कहाँ उसकी रिक्वायरमेंट ज्यादा है, या फिर मैं किस इंडस्ट्री के लिए काम करूंगा? ये सारी चीजें मैटर करती हैं हमारी लोकेशन के ऊपर, राइट? सो नेक्स्ट पे अगर हम आते हैं, नेक्स्ट इज द टाइमलाइन। अभी आप लोग जहां खड़े हैं, यू ऑल आर 9th क्लास स्टूडेंट्स, 14 इयर्स की आप एज है आप लोगों की। तो आप लोग के लिए इस समय सबसे ज्यादा क्रूशियल टाइम है। अभी आपके लिए क्या है, अगले 1 से 2 साल में आपको सब्जेक्ट चॉइसेस करनी है। 10th के बाद आपसे पूछा जाएगा आप 11th में क्या सब्जेक्ट्स पढ़ेंगे। सो अगर आपने अभी अपने पर्सनालिटी ट्रेट्स को और अपने एप्टीट्यूड को नहीं एक तरह से स्ट्रीमलाइन किया, तो एट दैट टाइम यू विल बी यू आर गोइंग टू टेक रॉन्ग डिसीजंस। तो अभी हमें सब्जेक्ट चॉइसेस के ऊपर बहुत फोकस करने की जरूरत है, अपने पर्सनालिटी ट्रेट्स के ऊपर काम करने की जरूरत है। अगर उसमें कुछ कमी है तो उसको ओवरकम कैसे करना है, इसके बारे में हम बात करेंगे। एंड स्कूल लेवल के जो कॉम्पिटिशन्स होते हैं, स्कॉलरशिप्स होते हैं,
10th के बाद आप उनको भी अवेल कर सकते हैं, बिकॉज बहुत सारे ऐसे स्कॉलरशिप्स होते हैं जो ऑन मेरिट बेसिस मिलते हैं। 10th के बाद बहुत सारे स्कूल स्कॉलरशिप्स देते हैं। तो यू आर इनटू अ फर्स्ट स्टेपिंग स्टोन, जहां पे आप अब अपना पहला कदम रखने वाले हैं इनटू 10th क्लास। और वहां अगर आपने अपने आप को स्ट्रीमलाइन कर लिया, अच्छे से डिसीजन ले लिया, राइट टाइम पे राइट चॉइसेस की, तो आप ना सिर्फ स्कॉलरशिप के हकदार बनेंगे, बल्कि इन फ्यूचर आप राइट करियर के भी हकदार बनेंगे। दोज हु अग्री विद मी प्लीज से यस इन द चैट बॉक्स। दोज हु अग्री कि यस मैम वी वांट टू डू दिस, या मुझे सब्जेक्ट चॉइसेस के लिए मुझे हेल्प चाहिए होगी, या मैं अपने पर्सनालिटी ट्रेट्स के ऊपर काम करूंगा। वेरी नाइस आदर्श, वेरी नाइस मुस्कान, कुमकुम वेरी गुड, कशिश वेरी गुड, गौरव, बाकी बच्चे कहाँ है भाई? वेरी वेरी नाइस, वेरी नाइस, गुड गुड, ठीक है। सो हम बाकी की चीजें भी आपके साथ डिस्कस करेंगे टाइम टू टाइम। अभी जैसे मैंने 9th क्लास के लिए आपके साथ डिस्कस किया है, व्हेन यू आर गोइंग टू बी इन 10th क्लास, देखो डीएलएफ फाउंडेशन की तरफ से आपके लिए वर्कशॉप्स रेगुलर बेसिस पे होती हैं। सो जस्ट प्लीज बी श्योर अबाउट दिस थिंग्स कि जब इस तरह के वर्कशॉप्स होते हैं तो हम इसका कैसे बेनिफिट उठा सकते हैं, हाउ बेनिफिशियल दे कैन बी, ये तब पता चलेगा जब आपका आउटकम दिखेगा। So we want your presence out here, not only physically बल्कि mentally भी, right? So अभी हम जो बात कर रहे हैं वो हम कर रहे हैं पर्सनालिटी की। पर्सनालिटी को अगर हम देखें, बहुत सारे अलग अलग साइकोलॉजी में थ्योरीज आई हैं। हर साइकोलॉजिस्ट ने अलग अलग लेवल पे पर्सनालिटी ट्रेट को डिस्क्राइब किया है। हम जिनकी बात कर रहे हैं, अगर आप देखेंगे तो हम बिग 5 की बात करते हैं। क्या आप किसी चीज को बार बार करना पसंद करते हैं? क्या आपके कम्युनिकेशन स्किल्स कैसे हैं? आपके इमोशनल एप्टीट्यूड के साथ आप कैसे खड़े हैं? आपके एटीट्यूडनल एंड कॉन्शियसनेस, ये सारी चीजें इसमें मैटर करेंगे, राइट? ओके। सो पर्सनालिटी ट्रेट्स को जैसे हम बार बार बात कर रहे हैं कि करियर के साथ कैसे जोड़ के देखा जाएगा। सो हमारा एक पर्सनालिटी ट्रेट होता है जिसमें हम बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल होते हैं, किसी चीज के साथ रियलिस्टिक होते हैं। तो उसमें क्या है, जैसे फिनेंस, सेल्स, मार्केटिंग, एक्चुरियल साइंसेस, ये सब ऐसे करियर्स हैं जिसके अंदर हमें बहुत ज्यादा एक्सपेरिमेंट्स करने की जरूरत होती है। सिमिलरली अगर हम एक्सपीरियंशियल की बात करते हैं तो उसमें आपका इमेजिनेटिव होना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप इमेजिनेटिव हैं, यू कैन बी एन आर्टिस्ट, यू कैन बी अ गुड फिल्म मेकर, यू कैन बी एन एक्टर, पोएट, साइंटिस्ट। देखिए, अब आप कहेंगे कि मैम इसके अंदर एक साइंटिस्ट के अंदर इमेजिनेटिव होने का क्या लॉजिक है? तो आप देखो, एक साइंटिस्ट होता है ना, तो वो किसी भी चीज के पीछे अगर रिसर्च एंड डेवलपमेंट नहीं करेगा, कुछ नई चीज ट्राई नहीं करेगा, आप बहुत सारे सर्जन्स होते हैं अलग उसमें कुछ नया लेकर आने की गुंजाइश खत्म हो जाती है। तो हम ये चाहते हैं कि हम एक एक्सपीरियंस ओरिएंटेशन के साथ आगे बढ़े, पर्सनालिटी ट्रेट को एक्वायर करें। सिमिलरली जैसे इंटरपर्सनल ओरिएंटेशन है, तो ये बहुत चुप रहता है, इंट्रोवर्टेड है, सेल्फ मोटिवेशन के साथ काम करता है। तो यूजुअली क्वाइट लोगों के साथ एक चीज देखी गई है कि आप उनको टास्क देते हैं वो बहुत अच्छा कर लेते हैं, बिकॉज वो सोशल एंड एक्सट्रोवर्ट नहीं होते हैं जो खुद से डिसीजन ले सकें, ऑन द स्पॉट डिसीजन ले सकें। तो उनको बहुत ज्यादा परख की जरूरत होती है। तो इसलिए अगर हम एक राइटर की बात करें, हम में से बहुत सारे लोग होंगे जो रिलेट कर पाएंगे, हम बहुत क्वाइट हैं, हम बहुत इंट्रोवर्ट हैं, हम सोशल प्लेटफॉर्म्स पे एकदम से जाके खुल के बात नहीं रख पाते हैं। या फिर हमें क्योंकि देखिए, जो जितना ज्यादा सोशल प्लेटफॉर्म्स को यूज करता है वो उतना ही अडेप्टिव हो जाता है उस एनवायरनमेंट के। जो बहुत चुप रहने वाला है, लोगों से कम मिलता है, वो एनवायरनमेंट में जल्दी घुलता मिलता नहीं है। ये छोटी चीजें जो हमें समझने की जरूरत है, हैकिंग नहीं होती है, दैट इज प्योरली हमारा पर्सनालिटी ट्रेट जो उसके साथ जेल नहीं कर पाता। दैट्स द ओनली थिंग। हम कभी भी कम या ज्यादा नहीं होते हैं। हमारी जो पर्सनालिटी है, अगर वो हमारे आने वाले करियर के लिए, हमारी करियर चॉइस के लिए बाधा उत्पन्न कर रही है, प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है, देन ओनली वी नीड टू ओवरकम फ्रॉम दैट थिंग।
लेकिन अगर वो पर्सनालिटी ट्रेट किसी को प्रॉब्लम नहीं दे रही है, स्पेसिफिकली माई सेल्फ, अगर मुझे दिक्कत नहीं हो रही है, मेरे करियर चॉइसेस को दिक्कत नहीं हो रही है, मेरे एकेडमिक सफर नहीं कर रहे हैं, टिल दैट टाइम आपको उसे बदलने की जरूरत नहीं है। यू जस्ट नीड टू नो कि ये मेरे पर्सनालिटी ट्रेट्स हैं, एंड विद दीज पर्सनालिटी ट्रेट्स दीज आर द बेस्ट करियर्स आई कैन ऑप्ट फॉर, राइट। अब प्रॉब्लम कहाँ है कि आप क्वाइट एंड इंट्रोवर्ट हैं, लेकिन आप जाना चाहते हैं, पॉलिटिशियन बनना चाहते हैं, then it's a very wrong thing to have a wrong combination। तो wrong combination है तो उसको करेक्ट कैसे करेंगे? We can enhance our communication skills and overcome कर सकते हैं हम उस प्रॉब्लम से, and we can become a politician, right? तो जब मिसमैच हो रहा होता है तब आपको उससे ओवरकम करना है। Until that time, जब तक वो आपको, मान लीजिए आप क्वाइट एंड इंट्रोवर्ट हैं and you want to become a writer, then there is not an issue। आपको ये समझना है कि मेरे पर्सनालिटी ट्रेट के साथ ये करियर बिल्कुल जेल करता है। सिमिलरली अगर हम एक इमोशनल ओरिएंटेशन की बात करते हैं, सो इमोशनल के अंदर हम कितने शांत हैं, हम कितनी जल्दी चीजों को भूल के आगे बढ़ जाते हैं। फॉर इंस्टेंस अ डॉक्टर, ठीक है, और वो रेजिलियंट नहीं है, वो चीजें याद रखता है, ओवर थिंकिंग का शिकार है। अभी तो आपने देखा एक पेशेंट के साथ आप काम कर रहे हैं, अगर उस, देखिए, बीइंग इनटू दैट प्रोफेशन, आप डॉक्टर हैं तो उस प्रोफेशन में आपको कभी कभी अच्छे भी एक्सपीरियंसेस आएंगे, बुरे एक्सपीरियंसेस भी आएंगे, बट इफ यू हैव दैट काइंड ऑफ पर्सनालिटी, अरे ये कैसे हो गया मुझसे, काश मैं उस पेशेंट के साथ ये कर पाता, काश मैं वो कर पाता, तो उसमें क्या हो पाएगा, यू वोंट बी एबल टू ट्रीट अनदर पेशेंट। तो यू नीड टू बी वेरी स्ट्रॉन्ग, रिजिलियंट, चीजें भूल के आगे बढ़ने वाला। बस उस चीज से आप कुछ सीख के आगे बढ़िए, दैट्स द होल मोटिव, कि आपने कुछ सीखा और फिर आप आगे बढ़ गए, तो नेक्स्ट स्टेप लेना है। सिमिलरली एटीट्यूडनल ओरिएंटेशन, आप टफ है, कॉम्पिटिटिव है, तो टफ एंड कॉम्पिटिटिव क्या, आपके अंदर कॉम्पिटिशन स्पिरिट है, मुझे हार नहीं माननी है। कुछ लोग होते हैं, जैसे आप मान लीजिए कि सेल्स में आप जाना चाहते हैं, आप किसी प्रोडक्ट को प्रेजेंट करना चाहते हैं इन द मार्केट। अब पॉइंट ये है कि अगर मेरे में कम्युनिकेशन स्किल्स नहीं है, राइट, उसको तो मैंने ओवरकम कर लिया एंड मैं सेल्स एंड मार्केटिंग में इन्वॉल्व हो गया या हो गई, बिजनेस प्रोफेशनल भी बन गए, बट अगर आप में कंपटीशन स्पिरिट नहीं है, अगेन वी आर बैक टू दैट, बैक टू स्क्वायर वन, कि मैं अगर कॉम्पिटिटिव नहीं हूं, मैं टफ नहीं हूं, तो बिजनेस प्रोफेशनल बनने के बाद मैं मार्केट के उस कंपटीशन से कैसे ओवरकम करूंगा या करूंगी? फिर तो वही होएगा, आई एम गोइंग टू बी अ स्लीप वॉकर, आई वोंट ग्रो इन दैट फील्ड। ग्रो करना है तो एक बिजनेस पर्सन को कॉम्पिटिटिव तो होना ही पड़ेगा। सो अगर आपको कॉम्पिटिटिव बनना है, टफ बनना है, तो उसके लिए आपको रिजिलियंट होना पड़ेगा, स्ट्रांग होना पड़ेगा, कंपटीशन स्पिरिट, मुझे उससे बेहतर करना है। और बेहतर करने के लिए हमें ये नहीं करना होता है कि हम किसी की लेग पुलिंग करें, बेहतर करने के लिए अपनी चीज को हम कैसे बेहतर कर सकते हैं, राइट, अपने ही प्रोडक्ट को और बेहतर कैसे बनाएं। तो उसके अंदर क्या है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, कि मार्केट में ऐसी कौन सी चीज है जो आज तक नहीं आई है। आप शार्क टैंक देखते होंगे, राइट, अभी उसका सीजन 2 भी आ रहा है, तो उसपे जितने भी आप देखेंगे ना, लोग आते हैं, बिजनेस पर्सनस आते हैं, वो आके एक ही बात बोलते हैं, व्हाट दे हैव डन इन देयर करियर जर्नी इज कि वो मार्केट में वो प्रोडक्ट लेकर आए जो पहले से नहीं था, यूनिकनेस। देन अगर हम बात करें तो फिर आ गया एक्सपीरियंशियल ओरिएंटेशन में, कुछ नया इजाद करना। जब हम कुछ नया लेकर आएंगे और हमारा एटीट्यूड भी कॉम्पिटिटिव है, देन हम इसके अंदर बिजनेस प्रोफेशनल बन सकते हैं। नेक्स्ट एक एटीट्यूडनल के अंदर हम देखते हैं जेनरस। बहुत सारे ऐसे करियर्स होते हैं जिसके अंदर आपको बहुत जेनरस होना पड़ता है, कि अगर आप अपने टीचर को देखेंगे तो वो कितने जेनरस होते हैं, आपकी पर्सनल प्रॉब्लम, आपकी सोशल प्रॉब्लम, आपकी फैमिली प्रॉब्लम से ओवरकम करने में, आपको हील करने में आपको हेल्प करते हैं। आपने डीएलएफ के साथ आप कितने लंबे समय से एसोसिएटेड हैं। आप काउंसलर्स के साथ देखते होंगे, वो आपकी फैमिली में आपके पेरेंट्स के साथ बात करते हैं, फाइनेंशियल इश्यूज के साथ डिस्कस करते हैं, आपके एकेडमिक इश्यूज को डिस्कस करते हैं, एंड इफ यू हैव एनी स्पेसिफिक प्रॉब्लम गोइंग ऑन इन एनी सब्जेक्ट, तो आपको रिमेडियल क्लासेस के थ्रू भी ओवरकम करने में हेल्प करते हैं। सो दीज आर द पीपल जो आपको जेनरसली वेलकम करते हैं और एक्सेप्ट करते हैं इन अ सोसाइटी। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अगर हम बात करते हैं कि हम बहुत फोकस्ड हैं, हम बहुत ऑर्गेनाइज्ड हैं, तो ऐसा इंसान, ऐसा बच्चा, ऐसा यूथ किसी भी करियर के अंदर अपने आप को राइट फिट बना सकता है।
बिकॉज अल्टीमेटली देखो किसी भी करियर में सर्वाइव करने के लिए यू नीड टू बी वेरी ऑर्गेनाइज्ड। अगर आप ऑर्गेनाइज्ड हैं तो आप अपने पर्सनालिटी ट्रेट्स के अंदर या एप्टीट्यूड के अंदर जो भी कमियां हैं आप उनको भी ओवरकम करने में यू कैन पुट योर एफर्ट्स। तो उसके लिए सबसे पहले आपको पंक्चुअल होना, आपका ऑर्गेनाइज्ड होना, वो सब जरूरी है। ठीक है, तो अगर हम ये चीजों से ओवरकम कर जाएंगे तो डेफिनेटली वी कैन हैव बेस्ट करियर इन आवर लाइफ। सो अभी छोटे छोटे से आपके माइंड में कुछ क्वेरीज होंगी। इफ यू वांट टू आस्क समथिंग तो प्लीज आस्क मी, आई विल बी हैप्पी टू आंसर ऑल योर क्वेरीज। ओके, सारिका बताओ बेटा। सारिका, डू यू हैव एनी क्वेश्चन बच्चे? ऋषभ, अंजलि, आपने हैंड रेज किए हैं, यू हैव एनी क्वेरीज बच्चा? ओके, अर्चिता प्लीज आस्क। ओके, सो आपने किसी और पर्पज से हैंड रेज किए थे। अंजलि, डू यू हैव एनी क्वेश्चन बेटा? कुमकुम, अंजलि बताओ बच्चे, अपना क्वेश्चन बताओ। अच्छा, अपनी कोई ऐसी पर्सनालिटी ट्रेट आपको लगता है कि मुझे मैम ओवरकम करना है? एनीवन? यहाँ पे 45 स्टूडेंट्स हैं। अंजलि बेटे, आपका हैंड रेज है, आप जो क्वेश्चन पुट अप करना चाहते हो बोलो बेटा। इमोशंस, ओके। कुमकुम को लगता है कि आई एम वेरी इमोशनल, उससे ओवरकम कैसे किया जाएगा? राइट कुमकुम, यही क्वेश्चन है आपका? अच्छा, जो नहीं, ओके कुमकुम, ओके। अगर आप पूछोगे तो मुझे ज्यादा अच्छा लगेगा बेटा, रादर देन इन अ चैट, क्योंकि अगर हम कम्युनिकेट करेंगे तो वी कैन कम टू अ कंक्लूजन। एंगर, आदर्श का कहना है कि एंगर, ओके। अच्छा, हम स्टार्ट करते हैं। देखो, एंगर इज अ टाइप ऑफ इमोशन, राइट कुमकुम एंड आदर्श? जो एंगर होता है वो भी एक तरह का इमोशन है, राइट? तो किसी भी लेवल पे जब हम बहुत इमोशनल होते हैं तो हम गलत डिसीजन ले पाते हैं। रीजन बीइंग कि इमोशंस के अंदर कभी भी हमारा राइट स्टेट ऑफ माइंड नहीं होता है। पहली चीज तो हमेशा जो इमोशनल बच्चे हैं, ओके सारिका, सेम है, ओके एंगर, राइट। अगर आप अनम्यूट करके बोलोगे सारिका, दैट विल बी रियली नाइस। किस तरह से एंगर, मुझे एक्सप्लेन करो, एंगर का क्या कॉन्सेप्ट है आपका? बच्चे, बच्चे देखो, अगर आप मैम को एक एग्जाम्पल दे के समझा पाओगे कि आपको कहाँ पे इश्यू आता है अपने एंगर के चक्कर में, तो वो मैम आपको अच्छे से समझा पाएंगी। So if you can give any example to ma'am, she will be able to explain you better. So please unmute yourself instead of typing in the chat box. आप मैम को explain करो so that she can help you out. Adarsh, please unmute yourself and try to explain ma'am how you face problems with your anger. इन स्मॉल थिंग्स। अब बच्चे, आपकी स्मॉल थिंग्स क्या है ये मुझे कैसे पता चलेगा ना? दैट्स व्हाई मैम इज टेलिंग यू कि आप अगर बोल के बताओगे तो मेरे को ज्यादा इजीली समझ आएगा आपका प्रॉब्लम। ठीक है आदर्श, मैंने आपको अनम्यूट करने के लिए, बच्चे, अगर अनम्यूट करके पूछोगे नहीं तो कोई फायदा नहीं है। आप क्वेश्चन
अगर एक जना पूछेगा तो दूसरा भी सोचने पे मजबूर होगा कि हाँ मेरे साथ भी ऐसा होता है हाँ या रितु मेरे साथ इस बोलो। टाइप से कुछ होता है। रितु आप बताओ, मैम आई ऑल्सो वांट टू आस्क समथिंग। बिल्कुल बेटा बोलो, आई एम तो जस्ट वेटिंग फॉर योर क्वेरीज। गुड आफ्टरनून मैम। मैम मैं हेलो मैम, मैं बहुत जल्दी पैनिक कर जाती हूँ। लाइक अगर मुझसे कोई क्वेश्चन पूछता है ना, मुझे ऑलरेडी उसका आंसर आ रहा होता है, पर जब मैं बता रही होती हूँ तो मैं उस चीज को अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाती। अच्छा देखो, होता क्या है, हम पैनिक जब करते हैं, बहुत सारी चीजें ना हमारे थॉट प्रोसेस से भी जुड़ी हुई हैं। बहुत सारी चीजें हैं कि शायद आपने कभी पहले ऐसा कोई चीज एक्सपीरियंस किया है और वो हमारे कहीं ना कहीं माइंड में, वो कहते हैं ना, बैठ जाता है, राइट। तो ये कहीं ना कहीं ओवर थिंकिंग की वजह से भी होता है। आप या तो उस चीज के बारे में ज्यादा सोचते हो, या फिर आपको ये उन स्पेसिफिक, किसी स्पेसिफिक चीज में आपको ऐसा फील होता है, या ओवरऑल पर्सनालिटी का पार्ट यही बन गया है, या सिर्फ एजुकेशन से जुड़ी हुई प्रॉब्लम जब आती हैं, एग्जाम्स आते हैं, तभी आपको लगता है मैं पैनिक करती हूँ, या आपको लगता है कि ओवरऑल मेरी पर्सनालिटी ही इस तरह से हो गई है कि मुझे हर छोटी छोटी चीज में मुझे पैनिक हो जाता है। मैम एग्जाम्स टाइम, पेपर्स टाइम, लाइक क्वेश्चन पुट करते हैं मुझसे तब। अच्छा रितु, मुझे एक बात बताओ, क्या आपके पेरेंट्स से या जब आप बात करते हैं एग्जाम्स के टाइम पे, तो आपको लगता है कि दे आर एक्सपेक्टिंग समथिंग, कि उनको लगता है कि अच्छे मार्क्स आए, इतने परसेंट आए, ऐसा कभी होता है? अ, शायद, आई एम नॉट शायद श्योर कभी। मैम। अच्छा, उन्होंने कभी कहा नहीं है आपको? नहीं, वो मुझे कभी फोर्स नहीं करते। वो कहते हैं कि अपना बेस्ट दो, लेकिन वो फोर्स नहीं करते कभी रिजल्ट के लिए या फिर परसेंटेज के लिए। ओके ओके, तो फिर तो आपके लिए ओवरकम करना बहुत आसान है। यूजुअली हमारे साथ क्या होता है कि जब किसी के एक्सपेक्टेशन जुड़ जाती हैं, या हमें लगता है कि हम किसी को डिसअपॉइंट तो नहीं कर रहे, ये भी एक रीजन हो सकता है रितु, कि अगर आपको ऐसा लगता है कि मेरे मार्क्स कम आएंगे, या फिर मेरे एग्जाम्स हैं और मुझे यूजुअली मैंने देखा है बेटा, बच्चे क्या करते हैं, उनको सब आता होता है, लेकिन जब एग्जाम टाइम होता है तो एंजाइटी की वजह से वो ऑन पेपर उसे नहीं कन्वर्ट कर पाते, क्योंकि उस मोमेंट पे आप इतनी सारी चीजें सोच रहे होते कि आंसर थॉट में नहीं आता है। तो आप जरूर ट्राई करें। मेडिटेशन आपको साइंटिफिकली हेल्प करता है टू काम डाउन योर इमोशंस। वो करना हमारे लिए बहुत जरूरी है। जब तक हम अपने इमोशंस के ऊपर काम डाउन नहीं करेंगे, तो हमारे बहुत ज्यादा डिसीजंस होंगे, इम्पल्सिव हो जाएंगे, और जब हम इम्पल्सिव डिसीजन लेते हैं तो डेफिनेटली बाद में हम रिग्रेट करते हैं। सो चाहे ऋतु आप कह रहे हैं, चाहे और भी बहुत सारे बच्चों को मैं यहाँ पे देख रही हूँ कि एंगर का उनको लगता है। एंड ये चीज आपको बहुत इजीली समझने की जरूरत है कि ये जो एक एज होती है 13 to 15 ईयर्स के बीच में, यू आर गोइंग थ्रू विद मेनी चेंजेस। इसके अंदर फिजिकल चेंज भी हो रहे हैं, इमोशनल चेंजेस भी आ रहे हैं। यू आर गोइंग थ्रू दैट फेज। तो इमोशंस का अप्स एंड डाउन्स आना बहुत ज्यादा स्वाभाविक है। You need to communicate. The more you are going to communicate, the more comfortable you are going to be with the person. आपको लगता है कि मेरी कम मार्क्स की वजह से मेरे पेरेंट्स को डिसअपॉइंटमेंट होगा। कभी कभी जब हमारे पेरेंट्स हमसे ये एक्सपेक्ट नहीं करते, या हमें एक फ्रीडम दे देते हैं ऑफ चूजिंग आवर सब्जेक्ट्स, या फिर हम जो भी लाइफ में करना चाहते हैं, उस मोमेंट पे कभी कभी हमें भी अपने पेरेंट्स के साथ ऐसा लगता है कि कहीं कुछ ऐसा ना हो जाए कि जिससे मेरे पेरेंट्स को डिसअपॉइंटमेंट हो जाए। वो प्रेशर भी हमारे ऊपर कहीं ना कहीं परेशानी में हमें डाल देता है। और इस प्रेशर की वजह से भी डिसअपॉइंटमेंट का डर जो होता है, दैट्स अ फियर। वो एंजाइटी से अगर आप चलना शुरू करेंगे, वो फियर तक लेके जाएगा आपको, और धीरे धीरे आपकी छोटी छोटी चीजों के ऊपर अफेक्ट करना शुरू करेगा। एंड एंगर की जहां तक बात है, वही मैं कह रही हूँ कि बच्चे नहीं बता रहे हैं कि किस लेवल का एंगर है। अगर एंगर ऐसा है कि आपको कोई चीज बुरी लग रही है, आपकी वैल्यूज और ईथोस से अगेंस्ट जा रही है, यू शुड कम्युनिकेट विद दैट पर्सन। हम या तो एंगर हम डायरेक्टली हम आ जाता है हमें, वो एक चीज गलत है। क्या हम पहले ट्राई कर रहे हैं कम्युनिकेट करने की? अगर विद कम्युनिकेशन वी कैन सॉर्ट दैट इशू, तो हमारे लिए बहुत ईजी। अगर हम कम्युनिकेट ही नहीं कर रहे हैं, बिकॉज आपकी एज में क्या है कि हम थोड़े से हाइपर एक्टिव हो जाते हैं। इट्स वेरी नेचुरल इन दिस पर्टिकुलर एज। हम डिसीजन लेने में हाइपर एक्टिव हैं, हम बोलने में हाइपर एक्टिव हैं, हमारे फिजिकल टास्क इस मोमेंट में बहुत हाइपर एक्टिव हैं। खासकर अगर मैं आप में से सब में से पूछूं कि कौन कौन ऐसा है जो 3 से 4 घंटे अपने फोन पे बिताता है, जस्ट रेज योर हैंड। आई एम नॉट गोइंग टू जज यू, ठीक है?
कोई भी बच्चा जो 3 से 4 घंटे से ज्यादा फोन पे बिता रहा है, सच्ची दिल से बताना आपने, कितने बच्चे हैं हम में से ऐसे? नो वन? कोई ऐसा नहीं है? ओके, गुड। बस एक ही बच्चे को लगता है इतना में से कि मैं फोन पे बहुत टाइम स्पेंड करता हूँ? चलिए, आप नहीं भी बताना चाहते तो भी मैं आपको एक चीज, एक स्टडी बताती हूँ। एक स्टडी कहती है, खासकर कोविड के बाद, अगर आपने, नाउ यू आर रेजिंग हैंड्स, गुड, ओके। सो अगर आप नोटिस करोगे, देखो ये वही बच्चे हैं ना जिनको एंगर के इश्यूज भी आ रहे हैं और वही हैंड भी रेज कर रहे हैं। इसका मैं एक लॉजिकल आपको रीजन बताती हूँ। होता क्या है कि हमारी जो पर्सनालिटी होती है ना बेटा, हमें अथॉरिटी हर ह्यूमन बीइंग को अच्छी लगती है। आप नोटिस करेंगे जिस तरह से हम अपनी एक अथॉरिटी के साथ अपने छोटे भाई या बहन को डांट लेते हैं, क्या हम उसी अथॉरिटी के साथ अपने क्लास टीचर के साथ हम बात करते हैं क्या वैसे? कभी नहीं करते। क्यों? क्योंकि हमारी जो सुपीरियॉरिटी, या फिर हम ये कहते हैं ना, हमारी अथॉरिटी हमें कहाँ पे अच्छी लगती है? जहाँ हमें कोई चैलेंज नहीं कर सकता। तो छोटे भाई-बहन के ऊपर हमें फ़ील होता है कि वी डू हैव एन अथॉरिटी, हम इसको कुछ भी कह लेंगे, राइट? तो फ़ोन हमें ना कोई अथॉरिटी देता है। जबकि एक सर्वे ने बताया है, एक स्टडी ने बताया है, अमेरिका के अंदर अगर आप देखिए, जो बच्चों के ऊपर बहुत ज़्यादा शोध करता है, रिसर्च करता है, उसने बताया है कि अगर आप एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग, इट हैज़ नथिंग टू डू विद द एज, लेकिन अगर आप 3 या 4 घंटे से ज़्यादा अपने फ़ोन के साथ कम्युनिकेट करते हैं, तो आप अपनी फैमिली से डिटैच हो जाते हैं एंड यू लूज़ कंट्रोल ओवर योर इमोशंस। अगर आप में से बहुत सारे बच्चे ये रिलेट कर पा रहे हैं कि कोविड के बाद जब से फ़ोन हमारे पास आया है, तब से हमारे साथ ये ज़्यादा इश्यूज़ होने लगे हैं। कैन समवन रेज़ हैंड एंड टेल? आप खुल के सा यहाँ बात कर पाएँगे बच्चे, कि क्या जब से मेरे हाथ में फ़ोन है, तब से आई एम हैविंग दीज़ काइंड ऑफ इश्यूज़? अगर आप हैंड्स डाउन नहीं कर रहे तो शुड आई कंसीडर दिस एज़ अ येस? ओके। सो आप इसको थोड़ा-सा समझना शुरू करें। एक ह्यूमन बीइंग जब किसी ह्यूमन बीइंग से इंटरैक्ट कर रहा है, अब आप फॉर इंस्टेंस आज ही का वेबिनार लीजिए, वर्कशॉप लीजिए, हम लोग आपस में बातचीत कर रहे हैं, किसी को पसंद नहीं आएगा, सो यू हैव एन अथॉरिटी, आप कह देंगे मैम नेटवर्क इश्यू था और आप इसमें से बाहर हो जाएँगे। इट्स वेरी ईज़ी फॉर यू टू डू दिस। डू यू एग्री विद मी? एनीवन से येस और नो? सबसे कन्वीनिएंट वे है या नहीं है? कि अगर हमें कोई वर्कशॉप पसंद नहीं आ रहा है, लेक्चर पसंद नहीं आ रहा है, क्लास पसंद नहीं आ रही है, सो वी कैन ईज़िली से दैट वी डोंट लाइक, मैम नेटवर्क का इश्यू हो गया। अब हम ये तो नहीं कह सकते ना कि मैम आपका, यस, ओके सारिका। तो हम ये तो नहीं बोल सकते किसी को कि हमें लेक्चर नहीं पसंद आ रहा। हम ये बोलेंगे कि नेटवर्क इश्यू आ गया और आप बाहर हो जाएँगे। राइट आकाश, ऋषभ, आप सब रिलेट कर पा रहे हैं इस बात से। तो आपको टेक्नोलॉजी ने क्या दे दी? अथॉरिटी दे दी, पावर दे दी टू कंट्रोल समवन। अभी आप यूट्यूब पे देखना चाहेंगे कोई चीज़ वीडियो, तो मुस्कान आप क्या करते हैं? आप पॉज़ प्रेस कर देते हैं, राइट? लेकिन यू कांट पॉज़ मी राइट नाउ, अगर आप मेरे आमने-सामने बैठे होंगे तो। यू कांट पॉज़ योर पेरेंट्स, यू कांट पॉज़ योर टीचर इन अ क्लास। बट व्हेन इट्स एन ऑनलाइन क्लास, तो आपको वो अथॉरिटी अच्छी लगती है। आपको लगता है कि अरे! मेरे को लेक्चर नहीं सुनना, पॉज़ कर दो, या मुझे अभी कोई और काम करना है, इसको पॉज़ कर दो, राइट? यू आर गेटिंग माय पॉइंट। सब बच्चे लिख रहे हैं चैट में। सो लिटरली यही है, हमारे को अथॉरिटी जब अच्छी लगती है और हमारे को उस समय कोई चैलेंज नहीं कर रहा है, हमारे इमोशंस को कोई चैलेंज नहीं कर रहा, सो वी आर एन्जॉयिंग दैट अथॉरिटी। तो जब हमारे अथॉरिटी को हम एन्जॉय कर रहे हैं, तो कोई बीच में इंटरवीन करेगा तो हमें गुस्सा तो आएगा। सो दिस इज द विशियस सर्कल जिसमें हम लोग फंस रहे हैं। तो पहले मैं आपको ये नहीं बोलूंगी कि फोन को आप बंद कर दो। आई डू अग्री कि फ़ोन आज की डेट की सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट है, टेक्नोलॉजी को हम मना नहीं कर सकते, बट द पॉइंट इज़ कि टेक्नोलॉजी को यूटिलाइज़ करना है हमें, मिसयूज़ नहीं होने देना है। तो इस समय टेक्नोलॉजी को हम मिसयूज़ नहीं कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी हमारा मिसयूज़ कर रही है, राइट? जिस तरह का डेटा वो हमसे चाहते हैं, जिस तरह की इन्फॉर्मेशन वो हमसे चाहते हैं, हम उनको प्रोवाइड करवा रहे हैं। सो वाइस वर्सा हम दोनों एक-दूसरे के साथ गलत कर रहे हैं। सो अल्टीमेटली वी आर एन्जॉयिंग द अथॉरिटी। अथॉरिटी एन्जॉय करने के चक्कर में हो क्या रहा है कि हम लोग ह्यूमन इंटरैक्शन से दूर होते जा रहे हैं एंड हमारा जो एक कंफर्ट ज़ोन या किसी को बर्दाश्त करने की क्षमता होती है, किसी को एक्सेप्ट करने का एक कैपेसिटी होती है, वो धीरे-धीरे कम होता जा रहा है। We don't like to interact with human now. We want to interact with technology because we have a control over that thing. आप में से अगर कोई रिलेट कर पा रहा है तो प्लीज से यस और नो। क्या आप रिलेट कर पा रहे हैं इस बात को?
यू कैन से थम्स अप, रेज योर हैंड, एनीथिंग, इट कैन वर्क, ताकि मुझे लगे कि यस आई एम यू नो पिन पॉइंटिंग द राइट थिंग। ओके शिखा, ओके करण, ठीक है। तो संध्या, हम लोग जब यस लिख रहे हैं तो वी कैन रिलेट टू दैट प्रॉब्लम। अगर हम लिख रहे हैं तो उससे बाहर आने का तरीका, सोनू आपने लिखा यस मैम, तो अब इससे बाहर आने का तरीका भी हमारे पास है। जितना ज्यादा ह्यूमन इंटरेक्शन आप करते रहेंगे, उतनी ज्यादा आपकी इंसान को बर्दाश्त करने की क्षमता बढ़ती है। आप अपने फ्रेंड के साथ कहीं जा रहे हैं, राइट, आपको कुछ पसंद नहीं आया, आप उसे बोल सकते हैं आई डोंट लाइक इट, या आप शेयर कर सकते हैं आपस में। तो ह्यूमन इंटरेक्शन में शेयरिंग बढ़ती है, केयरिंग बढ़ती है। जितना ज्यादा हम टेक्नोलॉजी के ऊपर डिपेंडेंट होते जा रहे हैं, उतना ज्यादा हमारी शेयरिंग केयरिंग कम होती जा रही है। वी आर मोर आंसरेबल टू द टेक्नोलॉजी रादर देन टू द, हम व्हाट्सएप पे रिप्लाई कर देते हैं लेकिन हम कॉल नहीं करते हैं, हम हेजिटेट होते रहते हैं। तो ये चीजें भी हमारी पर्सनालिटी को कहीं ना कहीं अफेक्ट कर रहे हैं, हमें और इंट्रोवर्ट बनाता जा रहा है। जिस तरह से हम लोग स्कूल जाते थे, स्टेज फियर हमसे हटता था, हम फ्रेंड्स के साथ इंटरेक्ट करते थे, सोशलाइज करते थे, जैसे मैंने आपको बताया है, सबसे बड़ा रीजन मैं आपको बताती हूँ कि किसी भी इंसान को अथॉरिटी ऑफिस के अंदर कभी मिलती है जब वो डिसीजन मेकिंग अच्छी करता है। डिसीजन मेकिंग हम तब अच्छी कर सकते हैं जब हम सोसाइटी में लोगों से उठते बैठते हैं, हम अडेप्टिव टू द एनवायरनमेंट होते हैं, हम लोगों को समझना शुरू करते हैं। लेकिन अगर हमने वो सभी बंद कर दिया तो अल्टीमेटली हम एक कुकून के अंदर हम अपने आप को बंद करते जा रहे हैं। सो अगर हम ये सब करेंगे, आई थिंक आई एम वेरी नर्वस, सो हाउ कैन आई कंट्रोल। मैंने बताया ना बेटा, नर्वसनेस के अंदर क्या है कि आपके इमोशन से आप खुद ही लड़ रहे हो। अगर आपको अपने इमोशन से ओवरकम करना है, यू हैव टू स्टार्ट कम्युनिकेटिंग विद ईच अदर। जितना ज्यादा बात करेंगे, बिकॉज आपकी एज के लोगों के साथ, बच्चों के साथ बहुत गलत हुआ है ड्यूरिंग कोविड। आप लोगों का वो जो एक समय होता है अपने आप को उस शेल से बाहर निकालने का, एंड टू फ्लाई हाई, उस मोमेंट पे कोविड ने आके आपको एक दरवाजे के अंदर बंद कर दिया, एक रूम के अंदर बंद कर दिया, उस टेक्नोलॉजी से जोड़ दिया जो आपके इमोशंस को कोप अप करने में आपको हेल्प नहीं कर पाएगा। सो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि ये चीजें और कोई बाहर से आके नहीं चेंज करेगा। इफ यू आर अवेयर अबाउट अ प्रॉब्लम, you should also work on the solutions. I have given you the solution. Start communicating with your parents, start communicating with your friends, start communicating with your teachers. आप हम लोगों से बात कर सकते हैं, आपके ताना मैम है आपके साथ बात कर सकते हैं। Whenever you feel like that I am going through with that phase, you can communicate. Communication is the best solution we can ever have. रहा है और रहेगा, ठीक है। It will help us to to have positive career motivators in our life. हम अपने आप को बहुत स्पेसिफिक 3 से 4 करियर्स के अंदर बांधते जा रहे हैं जहां हमें लोगों से इंटरेक्ट ना करना पड़े। बट अल्टीमेटली वी आर इनटू अ ह्यूमन स्ट्रीम, हम वहां रह रहे हैं लोगों के बीच में। तो ज्यादा से ज्यादा करियर वो होंगे जहां पे हमें लोगों के साथ इन अ टीम काम करना होगा। सो अगर हम अपने आप को शेल में बंद कर लेंगे तो हम लोगों से इंटरेक्ट करने से बचेंगे। जितना कम इंटरेक्शन, उतना कम एक्सपोजर, उतनी कम ग्रोथ। गेटिंग माय पॉइंट बच्चे? ठीक, वेरी नाइस। आप लोग रिप्लाई करते तो मुझे भी लगता है कि यहाँ तक आ रहा है, सिर्फ यहीं तक नहीं आना है, यहाँ तक भी आना है, राइट? ओके, सो होप यू एंजॉयड द सेशन। आप में से जिस जिस बच्चों को भी अगर कोई इस तरह की क्वेरीज है तो अब पर्सनल, बिकॉज देखिए हर किसी के पर्सनल लेवल पे ना अलग अलग लेवल के चैलेंजेस होते हैं। तो हम पूरी कोशिश करेंगे आपके पर्सनल चैलेंजेस को पर्सनल लेवल पे हम सॉर्ट करने की कोशिश करें। इस तरह से मुझे लगता है कई बार हम लोग हेजिटेट कर रहे हैं कि हम ओपन प्लेटफॉर्म पे अपनी क्वेरी कैसे पूछे। तो अगर आपको वो हेजिटेशन है, यू कैन जस्ट राइट योर क्वेरी, ऑडियो क्लिप में बना के, टेक्स्ट में बना के आप मैम को भेजो, और फिर उसका सोल्यूशन हम सब लोग आप तक पहुंचाएंगे। सो कैसे हमारी पर्सनालिटी को हम काम डाउन करके उसको बैलेंस आउट करके अच्छे करियर्स की तरफ जा सकते हैं, और अपने आप को करियर्स के लिए लिमिट ना करके अपने पर्सनालिटी को और ग्रो करवा सकते हैं, और हेल्प आउट कर सकते हैं, ज्यादा लोगों तक रीच पहुंचा सकते हैं। हमारी ये नॉलेज है लोगों तक कैसे पहुंचेगी, हमारे आइडियाज हैं, थॉट प्रोसेसेस हैं, ये कैसे पहुंचेंगे लोगों तक? वी हैव टू कम्युनिकेट फॉर दैट। और जितना ज्यादा हम लोगों से ओपन अप होंगे, उतना ही नए विचार हमें पता चलेंगे, उतने ही नए आइडियाज पता चलेंगे, उतना ही ज्यादा हम ग्रो कर सकते हैं इन लाइफ। आई रियली एंजॉयड दिस सेशन। आई बिलीव आप सबको भी अच्छा लगा होगा। गौरव, डू यू हैव एनी क्वेरी बच्चे? गौरव रावत? ओके।
सो तान्या मैम, आई विल लीव. हमने मोस्ट ऑफ द अपना कंटेंट बच्चों के साथ शेयर कर लिया है. स्टिल इफ दे हैव एनी डाउट, दे कैन कनेक्ट अस एनी टाइम. Absolutely, ma'am. Thank you everyone. Thank you for listening to all the valuable things जो मुझे लगता है valuable है. And we tried to reach out few students, उनकी अगर हम कुछ help कर पाए हैं इस session के through. Thank you very much.